सुप्रभात। मैं जयप्रकाश यादव आपकी कक्षा में फिर से उपस्थित हूँ। हमने कल जो है क्रिया के बारे में पढ़ा था और धातु के बारे में पढ़ा था। आज हमारा जो टॉपिक है वो है क्रिया के भेद। सबसे पहले हम क्रिया के जो भेद हैं उनके बारे में जानते हैं। तो नंबर 1 पे हम लेंगे कर्म के आधार पर। कर्म के आधार पर यानी कर्म के आधार पर क्रिया के कितने भेद होते हैं। तो बच्चों और सभी साथियों, कर्म के आधार पर जो है क्रिया के 2 भेद होते हैं। नंबर 1 अकर्मक और नंबर 2 सकर्मक। आपको ये तो पता चल गया कि क्रिया के कर्म के आधार पर कितने भेद हैं, 2, अकर्मक और सकर्मक। अब अकर्मक किसे कहते हैं, सकर्मक किसे कहते हैं, उसके बारे में जानना है आपको। इस अकर्मक में अ शब्द है और सकर्मक में कौन सा शब्द है, स शब्द है। स का जो अर्थ होता है वो होता है साथ और अ का अर्थ होता है नहीं। कौन सी चीज साथ, कौन सी चीज नहीं। तो वो जो चीज है वो है हमारी कर्म। क्योंकि हम क्या पढ़ रहे हैं बेटा, कर्म। अगर कर्म है तो सकर्मक, कर्म नहीं है तो अकर्मक। या दूसरी भाषा में हम ये भी बोल सकते हैं, अगर कर्म साथ है तो सकर्मक, कर्म साथ नहीं है तो अकर्मक। यहां तक आपका जो है समझ में आ रहा होगा। इसके बाद हम सबसे पहले लेते हैं अकर्मक को। अकर्मक क्रिया, इसमें इस अकर्मक क्रिया में पहुंचने से पहले मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीज और बता देता हूं कि इन दोनों में आप अंतर कैसे भी कर सकते हो। इसमें क्या होता है, जो अकर्मक है इसमें कौन सा उपसर्ग लगता है, अ उपसर्ग। किसमें लगा है, कर्म में। और जो सकर्मक क्रिया है इसमें कौन सा उपसर्ग लगा है, स उपसर्ग। किसमें, कर्म में। ये जो आपके पास अ और स है ये क्या है, उपसर्ग। ये अ और स जो है वो क्या है, उपसर्ग। पहली चीज आपकी ये हो गई कि अ का अर्थ क्या होता है, नहीं। स का अर्थ क्या होता है, साथ। दूसरी चीज, इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, अ प्लस कर्म स प्लस कर्म। ये अ और स जो है दोनों क्या है, उपसर्ग है। उसके बाद अगर हम ये बोलें कि जिसमें कर्म नहीं होता, जिसमें कर्म नहीं होता वो क्या कहलाएगी, अकर्मक। जिसमें
कर्म निहित होता है या होता है, वो कौन सी क्रिया कहलाएगी? सक्रमक। ये आपके सामने तीनों का मतलब एक ही है। किस रूप में आप याद रख सकते हो, उसी रूप में आप लोग जो है याद कर लेना। आप इस रूप में रखना चाहते हो या इस रूप में रखना चाहते हो या फिर इस रूप में रखना चाहते हो। इसमें आप ये भी बोल सकते हो कर्म रहित या कर्म सहित। जो कर्म रहित है वो अक्रमक, जो कर्म के साथ है या सहित है वो सक्रमक। यहां तक आपका कंप्लीट हो गया। अब इसमें हम एक चीज और लिख सकते हैं कि इसको नोट में लिख लेना। ए उपसर्ग, ए क्या है? उपसर्ग। ए उपसर्ग का प्रयोग जब करते हैं तो हमें नहीं का अर्थ बताना पड़ता है। यानी ए जब उपसर्ग हम लगाएंगे तो हमें किसका अर्थ बताना पड़ेगा? नहीं का। दूसरा क्या हो जाएगा? स उपसर्ग का प्रयोग जब हम करते हैं तो हम क्या लगा देंगे? साथ या सहित। यहां तक आपकी बात समझ में आ गई होगी। देखो, क्रिया जो है वो ज्यादा डिफिकल्ट चीज नहीं है, बस समझने की जरूरत है। हम लोग क्या करते हैं? रटते हैं। हमने वाक्यों को रट लिया और उस वाक्य को रट के जो है पेपर में चले जाते हैं। अब वाक्य आ जाता है दूसरा, अब हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि अब क्या करें। तो उस समय जो है क्रिया का हमारे मस्तिष्क में, ब्रह्मांड में हलचल समझ जाता है कि एक क्रमक भी पढ़ा था, द्विक्रमक भी पढ़ा था, संयुक्त भी पढ़ा था, नाम धातु भी पढ़ा था, प्रेरणार्थक भी पढ़ा था, अक्रमक भी पढ़ा था, सक्रमक भी पढ़ा था। कौन सा गोचा आ गया इसमें? तो उस समय आपका फंडामेंटल अगर क्लियर है तो आप अच्छे से उस वाक्य का आंसर दे सकते हैं। आप लोगों ने अब तक जो है सीधा ये पढ़ा होगा क्रिया के भेद, कर्म के आधार पे कितने, रचना व संरचना के आधार पे कितने। कर्म के आधार पे 2 हो गए, अक्रमक सक्रमक। अक्रमक किसे कहते हैं? सक्रमक किसे कहते हैं? सक्रमक के कितने भेद हो गए और जो है क्रिया खत्म। यहां तक आप लोगों ने जो है अपनी कक्षाओं में पढ़ा होगा। लेकिन मैं आप लोगों को कोई भी चीज अगर पढ़ाऊंगा उससे पहले उसका शाब्दिक अर्थ बताऊंगा, जिससे आप लोगों को जो हम टॉपिक पढ़ रहे हैं उसके बारे में अच्छे से जानकारी हो सके। हमें किसी चीज की जल्दी नहीं है। अगर टॉपिक अच्छे से समझ में आएगा तो आप लोगों का ही फायदा है। अपनी टॉपिक पे आते हैं। तो क्रिया के कर्म के आधार पे कितने भेद होते हैं दोस्तों? अक्रमक सक्रमक। ए का अर्थ होता है नहीं, श का अर्थ होता है साथ। एक तो ये चीज होगी। दूसरी, अक्रमक और सक्रमक में
दोनों में, एक में तो ए उपसर्ग लगा होता है और दूसरे में से उपसर्ग लगा होता है। ये आपका जो है संधि विच्छेद हो गया। उसके बाद हम ये भी बोल सकते हैं जिसमें कर्म नहीं होता या कर्म रहित होता है वो अक्रमक, जिसमें कर्म निहित होता है यानी जुड़ा होता है या साथ होता है, सहित होता है, वो सक्रमक। तीन चीज आपके सामने ये होंगी। चौथी चीज मैंने आपको क्या बताई है कि अगर ए उपसर्ग, कौन सा उपसर्ग, मैंने इस तरीके से लिख दिया, लेकिन इसका जो है मौखिक रूप से जो मैं बोल रहा था वो चीज मैं आपको यहां पर मेंशन कर रहा हूं। क्या है कि ए उपसर्ग का प्रयोग जब हम करते हैं, जहां पर ए उपसर्ग लगा दिया, ए लग गया, यानी जिसमें कर्म नहीं है, तो हमें उस ए की जगह क्या अर्थ बताना है, नहीं। उस ए की जगह कौन सा अर्थ बताना है, नहीं, यानी इसमें कर्म नहीं है। अगर से उपसर्ग लग गया तो से का प्रयोग हम क्या करते हैं, साथ या सहित। यहां तक आप लोगों के जो है समझ में आया होगा। अब इसका जो है एक मैं फॉर्मूला लिखता हूं, उसके आधार पे आप जो है याद रख सकते हैं। देखो, कुछ चीजें ऐसी होती है जिनको मैं अगर नहीं लिख पाता तो मौखिक रूप से आप लोगों को वो याद रखनी है जो मैं बोल रहा हूं। तो फॉर्मूला क्या होगा हमारा, कर्ता। आपने इंग्लिश ग्रामर पढ़ी होगी, तो इंग्लिश ग्रामर में आप लेते थे सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ये होता था। सब्जेक्ट का अर्थ क्या हो गया, कर्ता, उसके बाद क्या आती है वर्ब, और सबसे लास्ट में क्या आता है ऑब्जेक्ट। लेकिन हमारी जो हिंदी ग्रामर है, हिंदी व्याकरण है, उसमें उल्टा होता है। वर्ब ऑब्जेक्ट की जगह रहती है, ऑब्जेक्ट जो है वर्ब की जगह रहता है। तो सीधा सा सिंपल है, फॉर्मूला हमारा क्या बन जाएगा, कर्ता प्लस कर्म, और वर्ब कहां चली गई, वर्ब मतलब क्या होता है, क्रिया। मैंने आपको स्टार्टिंग में क्लास स्टार्ट हुई थी उस समय आपको बताया था, इंग्लिश में क्रिया को तो बोलते हैं वर्ब, और संस्कृत में जो है क्रिया को क्या करते हैं, धातु के नाम से जानते हैं। तो ये आपका फॉर्मूला है कि क्या मिलेगा, कर्ता मिलेगा, कर्म मिलेगा, क्रिया मिलेगी। क्रिया आपको जो है आक्रमक में भी मिलेगी, सक्रमक में भी मिलेगी। अगर क्रिया का सीधा असर किस पर पड़ रहा हो, कर्ता पर, यानी क्या चीज नहीं आ रही, कर्म नहीं आ रहा, तो कौन सी क्रिया होगी। अगर क्रिया का सीधा प्रभाव किस पर पड़ रहा हो, कर्म पर पड़ रहा हो, तो क्रिया कौन सी होगी, तो क्या आ रहा है, कर्म आ रहा है। इसी फॉर्मूले के तहत आप इन दोनों चीजों को समझ लिया होंगे, और शायद मेरे कुछ सहपाठी दोस्त जो है समझ भी गए होंगे इस चीज को। अब हम चलते हैं आगे। इसका आप शाब्दिक अर्थ भी लिख सकते हो बच्चों। क्या लिख सकते हो, सॉरी एक मिनट, अगर आपसे पूछे कि आक्रमक का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, सक्रमक का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, तो इसमें लिख लेना आक्रमक, और नंबर 2 सक्रमक। नंबर 1 क्या है, आक्रमक, नंबर 2 क्या है, सक्रमक। आक्रमक में क्या होगा, कर्म रहित, और सक्रमक में क्या होगा, कर्म सहित। ये इसका शाब्दिक अर्थ होता है।
दो चीजें आपके सामने इंपॉर्टेंट है, एक फॉर्मूला, दूसरा उसका शाब्दिक अर्थ। आपको फॉर्मूला और शाब्दिक अर्थ में से कोई एक चीज अगर याद रह गई तो आपका जो है परीक्षा में जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है उसका आप जो है सही से आंसर दे सकते हैं। अब हम चलते हैं आगे। हमारा जो टॉपिक आता है वो आता है अकर्मक। सिंपल सी डेफिनेशन है। ए मतलब क्या होता था? नहीं। क्या नहीं? कर्म। वो अकर्मक या कर्म रहित। अब इसमें आप ये भी लिख सकते हो कि जिसमें हमारे पास क्या चीज बताई थी मैंने? क्रिया बताई थी। क्रिया का प्रभाव सीधा ये जो है प्रभाव पड़ता है। मैं यहां लिख देता हूं जिससे आप लोगों को अच्छे से समझ में आए। प्रभाव डालती है या पड़ता है, जो भी आपको ध्यान रहे। यानी क्रिया जो है किस पर प्रभाव डालती है? कर्ता पे। तो क्या होगा? कर्म नहीं आ रहा तो कौन सी क्रिया होगी? अकर्मक। तो इसमें लिख लो जिसमें क्रिया का प्रभाव किस पर पड़ता है? कर्ता पर। नंबर एक चीज आपको ये याद रहो। दूसरी चीज ए का अर्थ क्या होता है? नहीं। तीसरी चीज क्या होगा कि कर्म जो है क्या हो रहा है? आ रहा है यहां पर? नहीं आ रहा। अर्थात कर्म प्रयुक्त नहीं होता। ये दो चीजें आपके सामने हैं कि अकर्मक में क्रिया का प्रभाव किस पर पड़ेगा? कर्ता पर। और कर्म जो है यहां पर कोई महत्व नहीं रखेगा। तो ऐसा अगर शब्द आपको मिलता है तो वो क्रिया कहलाती है अकर्मक क्रिया। उसके बाद जैसे हम ये लिख सकते हैं इनमें, जैसे आपका जो है चलना, सोना, उठना, ये जो आप क्या कर रहे हो? क्रिया कर रहे हो ना भाई। चल तो क्या हो गई हमारे पास? धातु। और इसमें हमने ना क्या जोड़ दिया? प्रत्यय। और धातु में जब हम ना प्रत्यय जोड़ते हैं तो वो क्या बनता है? क्रिया शब्द। ये चीज मैंने आपको पिछली क्लास में बता दिया था। तो आपका चलना है, सोना है, उठना है, उड़ना है, आदि। अगर ये शब्द आपके आते हैं तो वो किस में होते हैं? अकर्मक। लेकिन इसका भी एक फॉर्मूला और है कि कुछ वाक्यों में चलो आ गया और हमें नहीं पता कि वो अकर्मक है सकर्मक है, तो उसमें ऐसा क्या क्वेश्चन पुटअप करेंगे हम, या उसका काल परिवर्तित करके हम किस तरीके से चेंज कर सकते हैं, कैसे पता कर सकते हैं काल के आधार पे कि आक्रामक है सकर्मक है, या कृत्यवाचक के द्वारा हम कैसे पता कर सकते हैं कि वो आक्रामक है या सकर्मक है। तो ये तीन चीजें आपको जो है पहचान के तौर पर मैं आपको बताऊंगा, जिसमें से आपका नंबर 1 जो हो गया फॉर्मूला हो गया, नंबर 2 इसकी पहचान हो गई, और नंबर 3 जो है इन दोनों में अंतर कैसे पता चलेगा वो पहचान मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो इसमें आप और भी लिख सकते हो, जैसे रोना है, हंसना है, नहाना है, ये चीजें भी आप इसमें जो है
इन्वॉल्व कर सकते हो। किसमें? आक्रामक। अब जैसे मैंने कहा कि सीता हंसती है, सीता हंसती है, तो इसमें मैंने आपको आक्रामक में एक हंसना और बताया। तो वो आक्रामक में हमें शब्द तो मिल गया हंसना, लेकिन वो आक्रामक है या नहीं है उसमें मैं आगे आपको मेंशन करूंगा। आप यहां तक जो है अपना स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैंने आपको अभी एक उदाहरण दिया था, जैसे क्या बोला था, सीता हंसती है। अब यहां पर सबसे पहले सीता तो क्या है? कर्ता। सीता क्या है? कर्ता। और हंस जो है ये क्या है? धातु। तो क्रिया क्या होगी? हंसना। ये क्या हो गई? क्रिया। एक तो आप इस तरीके से वाक्य में जो है कर्ता क्रिया कर्म छाट के भी बता सकते हो कि कौन सी क्रिया है। दूसरा तरीका क्या है, इसमें हम 3 शब्दों का प्रयोग करेंगे। एक तो क्या, दूसरा किसको, और तीसरा किसे। ये 3 शब्द हैं, इनसे हम क्या पूछेंगे? प्रश्न। प्रश्न क्या किया? जो वाक्य दिया है उसमें हमने इन तीनों शब्दों को लगा दिया, जो भी आप लगा सकते हैं। इसमें क्या था? सीता हंसती है। मैंने क्वेश्चन क्या बनाया? सीता क्या हंसती है? सीता क्या हंसती है? तो हमें इसमें कर्म नहीं मिला, इसमें हमें कर्म नहीं मिला। हमें क्या पता क्या हंसती है, या सीता किसको हंसती है, सीता किसे हंसती है। जिसमें हमें उत्तर नहीं मिले वो क्रिया क्या कहलाएगी? आक्रामक। तो आपकी ये जो वाक्य है कौन सी क्रिया का हो गया? आक्रामक। और जिसमें उत्तर अगर मिल जाए वो सीधा सा है, समझ में आ गया होगा आप लोगों के, वो क्या कहलाएगी? सक्रमक। समझ गए? ये चीजें आपके आगे भी काम आने वाली जब हम सक्रमक पढ़ेंगे। तो ये चीज आप जो है दूसरी इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद रखना। नंबर 1 फॉर्मूला हो गया, उनके अर्थ हो गए, शाब्दिक अर्थ हो गए। नंबर 3 जो है, अगर हमें क्रिया का पता करना हो तो हम जो है प्रश्न करते हैं, किसके साथ, कौन से शब्दों के द्वारा, क्या, किसको, किसे, इनके द्वारा हम प्रश्न करते हैं। जब हमें उत्तर मिल जाए तो सक्रमक, उत्तर नहीं मिले तो आक्रामक। यहां तक आपका हो गया। जैसे हम दूसरा जो है उदाहरण ले लेते हैं कि मोहन आगरा जा रहा है। मोहन आगरा जा रहा है। निकालो, मोहन क्या करता, जाना क्या क्रिया, कर्म मिल रहा है, कर्म आपको मिल रहा है, नहीं मिल रहा। तो हमने क्वेश्चन पुट अप किया कि मोहन क्या जा रहा है, मोहन क्या जा रहा है। तो जब हमें उत्तर नहीं मिला तो कौन सी क्रिया? आक्रामक क्रिया। तो इस तरीके से आप जो है क्वेश्चन बना सकते हैं। इसमें हम ये भी बोल सकते हैं मोहन क्या आगरा जा रहा है, हमें उत्तर मिल रहा है,
नहीं मिल रहा। या फिर बच्चा सो रहा है, तो हमने पूछा बच्चा सो रहा है, उसमें हमने पूछ लिया कि बच्चा क्या कर रहा है या बच्चा क्या सो रहा है। अगर हमें उत्तर मिलता हाँ तो क्या हो जाता, सक्रमक। अगर हमें उत्तर नहीं मिल रहा तो क्या हो जाएगा, अकर्मक। तो ये थी आपकी अकर्मक क्रिया। अब अकर्मक जो क्रिया है इसके भी 3 भेद होते हैं। तो अकर्मक क्रिया के कितने भेद होते हैं, 3। नंबर 1 गत्यार्थक, नंबर 2 स्थिरावस्था और नंबर 3 अपूर्ण अकर्मक। इसमें हम स्थिरावस्था में बोधक भी कर सकते हैं, यानी बोध कराना। ये 3 जो है अकर्मक क्रिया के भेद हैं। अब कैसे हैं वो चीज मैं आपको बताता हूं। इसमें भी आप ध्यान रखना, जो गत्यार्थक होता है, गत्या मतलब होता है गति। एक मिनट, इसका अर्थ क्या होता है, गति। गत्यार्थक क्या अर्थ क्या होता है, गति या गतिशील। अब गति जो है स्वतः भी हो सकती है या उसका क्या किया जाता है, प्रयास। गति क्या हो सकती है, स्वतः भी हो सकती है, प्रयास भी हो सकती है। अगर मैंने किसी बच्चे को छत पर से धक्का दिया तो वो मैंने क्या किया, प्रयास किया। और एक बच्चा या फिर मोर, जैसे हम एग्जांपल ले सकते हैं, मोर नाच रहा है, तो मोर जो है ऑटोमेटिक, जैसे आजकल विज्ञान ने ये चीज़ कर दी कि मशीन जो है ऑटोमेटिक जो है चलने लग जाती है। ऑटोमेटिक कहते हैं ना कि भाई ऑटोमेटिक है, ये अपने आप जो है चार्ज होगी, अपने आप बंद हो जाएगी, चार्ज होगी। तो ऑटोमेटिक जो चीज़ शब्द, तो ऑटोमेटिक का अर्थ होता है स्वतः, यानी जो क्रिया स्वतः हो वो गत्यार्थक, या फिर कौन सी, गत्यार्थक किसमें, अकर्मक में। अगर जिसमें प्रयास किया जाए वो होती है सक्रमक। ये चीज़ ध्यान रखना आप लोग। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मैं नहीं लिख पा रहा हूँ, लेकिन मौखिक रूप से आप लोग उसे सुनना, गौर करना। अगर स्वतः हो तो अकर्मक, कौन सी, गत्यार्थक। अगर प्रयास किया जाए तो सक्रमक। ये दोनों में अंतर है। तो इसमें हम ये लिख सकते हैं कि जहां स्वतः है, क्या किया जाए, गति का भाव हो। जहां स्वतः गति का भाव हो वो क्या कहलाएगी, गत्यार्थक, अकर्मक। लेकिन जहां प्रयास किया जाए वो क्या कहलाएगी, सक्रमक। ये ध्यान आप लोगों को रखना है स्वतः और प्रयास में। दूसरी चीज, जैसे हम इसका उदाहरण ले सकते हैं कि मोर नाच रहा है। क्या कर रहा है, मोर नाच रहा है। तो यहां पर मोर को हम नचा रहे हैं, यानी वो ऑटोमेटिक अपनी क्रिया कर रहा है। जैसे ही मैं जो हूं क्या कर रहा हूं, बोल रहा हूं,
आप लोग मुझे बुलवा कोई रहे हो? नहीं। यानी मैं जो क्रिया है, बोलना है या संकेत करना है, ये जो क्रियाएं मैं कर रहा हूं वो ऑटोमेटिक कर रहा हूं मैं अपने आप। तो ऐसी क्रिया जो स्वतः की जाती है या जो गति हो रही है, गतिशील अवस्था में है, वो क्या हो? स्वतः गति हो या स्वतः गति का क्या हो? भाव हो, वो क्या कहलाएगी? अकर्मक। किसकी? गत्यार्थक। ये आपकी समझ में आ गया? तो इसमें आप ये डेफिनेशन भी लिख सकते हो कि जिस क्रिया बिना किसके, भाई ये जो है बिना किसके है? कर्म के। बिना कर्म के ही अपना क्या देती है? अर्थ देती है। वो क्या कहलाएगी? गत्यार्थक। दूसरा आता है स्थिराबोधक। इसमें क्या होता है भाई? इसमें तो क्या होगा? गत्यार्थक में जो कर्ता है, कर्ता कौन? मोर। कर्ता गतिशील अवस्था में रहता है। स्थिर अवस्था में क्या होता है? स्थिरा मतलब स्थिर अवस्था। संधि विच्छेद कर लिया करो। अगर किसी शब्द का अगर आपको जो है अर्थ नहीं पता चल रहा, शाब्दिक अर्थ नहीं पता चल रहा, तो उसका संधि विच्छेद कर लिया करो। स्थिर प्लस अवस्था, यानी कैसी अवस्था? स्थिर। तो हमें ऑटोमेटिक अपने आप ही पता चल गया ना कि परिभाषा डेफिनेशन पता चल गई ना। क्या डेफिनेशन पता चली? कि जिसमें कर्ता जो है क्या हो? कर्ता अपनी स्थिर अवस्था में रहता है। इसमें बेटा अवस्था भी लगा सकते हो, दशा भी लगा सकते हो, या स्थिति भी हो सकती है। ये तीनों चीज इसमें हो सकती है स्थिर अवस्था में। कौन कौन सी? अवस्था, दशा और स्थिति। कि वो अपनी स्थिर अवस्था में है, कोई हलचल नहीं कर रहा। जैसे मैं यहाँ पर खड़ा हो जाऊं, लेकिन मैं बोल तो रहा हूँ, ठीक है, गति कर रहा हूँ। अगर मैं जो है क्या करूँ कि जैसे आपको मैंने बोल दिया कि जयप्रकाश सर सोच रहे हैं, तो वो क्या है? स्थिर अवस्था में, लेकिन वो जो है माइंड में ऑटोमेटिक पता नहीं क्या चीज सोच रहे हैं, तो वो उसकी क्या है? अवस्था या दशा या फिर स्थिति। तो इस तरीके से आप दूसरा इसमें एग्जांपल ले सकते हो। जैसे सीमा सोच रही है, यहां पर कर्ता क्या है? स्थिर अवस्था में कुछ कर रहा है? क्रिया नहीं कर रहा। इसमें मोर क्या कर रहा था? गतिशील अवस्था में था, यानी वो क्या कर रहा था? नाच रहा था। लेकिन सीमा जो है स्थिर अवस्था में है और वो क्या कर रही है? सोच रही है। तो ऐसी जो क्रिया होती है वो क्या कहलाती है? स्थिरावस्था बोधक आक्रामक क्रिया। ये चीज होगी आपकी। उसके बाद आती है इसमें दूसरी चीज क्या होती है कि जो स्थिरावस्था बोधक जो आक्रामक क्रिया है, इसमें जो कर्ता है, कर्ता सजीव होता है। कर्ता कैसा होता है? सजीव। समझिए, ध्यान देना। यहां पर अगर कोई स्थिर अवस्था में है तो कर्ता सजीव होना चाहिए। अगर मैं ये कहूं कि कुर्सी स्थिर अवस्था में है, लेकिन जो है यहां पर कर्ता निर्जीव नहीं होना चाहिए। अगर सजीव है तो स्थिर अवस्था कौन सी? बोधक आक्रामक क्रिया। अगर निर्जीव है तो वो आक्रामक क्रिया नहीं होगी। ये ध्यान रखना। किसमें? स्थिरावस्था बोधक में, आक्रामक में। स्थिरावस्था बोधक आक्रामक में सिर्फ जो है कर्ता कैसा होना चाहिए? सजीव होना चाहिए, ना कि निर्जीव। इसमें आप ये भी लिख सकते हो जैसे नहाना, सोना, ये चीज भी जो है इसमें आ सकती है। या फिर जैसे मैंने आपको उसमें लिखवाया था हंसना, आक्रामक क्रिया है। ये चीजें जो हैं स्थिरावस्था बोधक में आती है। यहां पर आपकी समझ में आ गया होगा। लास्ट होती है कौन सी होगी? अपूर्ण।
तीसरा नंबर क्या है? अपूर्ण आक्रामक क्रिया। यानी जो पूरी नहीं हो, या इसमें हम ये कहते हैं, इसमें दूसरा शब्द हम ले सकते हैं पूरक। दूसरा शब्द क्या ले सकते हैं? पूरक क्रिया। जैसे आपका एग्जाम आता है ना कि अब भाई अपूर्ण नहीं हुए, तो यानी वो क्या है? पूरक हो गया उस पेपर में। तो पूरक क्रिया भी हम बोल सकते हैं। तो इसमें क्या हो जाएगा? जिस क्रिया में जिस क्रिया में पूरक क्रिया की आवश्यकता पड़ती है, वो क्या कहलाती है? अपूर्ण आक्रामक क्रिया। इसमें हम उदाहरण जैसे ले सकते हैं कि राम अमीर है। राम अमीर है, तो ये अमीर जो है ये क्या है? इसकी अवस्था, अवस्था है। और कर्ता जो है, यहां पर कर्ता जो है कौन है? राम। कर्ता कौन है? राम। लेकिन अपूर्ण आक्रामक क्रिया में, उसमें तो मैंने क्या बताया था भाई? सजीव होता कर्ता। लेकिन अपूर्ण आक्रामक क्रिया में क्या होता है कि इसमें सीधा जो अवस्था का प्रभाव किस पर पड़ता है? कर्ता पर पड़ता है। यहां पर आप लिख सकते हो, एक मिनट, कर्ता की ओर संकेत करता है। अर्थात कौन सा? कृत कारक। या कृत पूरक। कृत पूरक ये चीज आपकी होती है। इसमें हम दूसरी भी ये ले सकते हैं, जैसे सीमा गरीब है, तो सीमा की अवस्था कैसी है? गरीब। तो वो कौन सी हो जाएगी? अपूर्ण आक्रामक क्रिया। और इन तीनों में जो क्रियाएं हैं वो बिना कर्म के ही क्या होती है? पूरी होती है। तो ये था आपका आक्रामक क्रिया। यहां तक आप लोगों के जो है समझ में आ गया होगा। अगर कोई चीज नहीं समझ में आई तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जो है अपने क्वेश्चन डाल सकते हैं और मेरे से पूछ सकते हैं। अब हमारा टॉपिक आता है सक्रमक। नंबर 1 आक्रामक हो गई कर्म के आधार पर। दूसरा है सकर्मक। सॉरी, सकर्मक का क्या हो जाएगा? कौन प्रयुक्त होता है इसमें? कर्म। और दूसरी चीज की क्रिया का प्रभाव किस पर पड़ता है? कर्म पर, ना कि कर्ता पर। और आक्रामक में किस पर पड़ रहा था? कर्ता पर। ये दोनों चीज आप लोगों की समझ में आ गई होगी। जैसे हम इसमें ये ले सकते हैं, खेलना लिखना पीना। जैसे खेलना लिखना पीना, ये जो है किसके उदाहरण है? सकर्मक के। पढ़ना खाना देखना
खेलना, लिखना, पीना, पढ़ना, खाना, देखना, बुलाना, आना, जाना, बुलाना, आना, जाना, वह बेचना इत्यादि। ये शब्द जो हैं किस में आते हैं? सक्रामक क्रिया में आते हैं आपके। तो ये थी आपकी सक्रामक क्रिया कि जिसमें कर्म प्रयुक्त होता है और क्रिया का प्रभाव किस पर पड़ता है? कर्म पर पड़ता है, ना कि कर्ता पर। जैसे आपका खेलना, लिखना, पीना, पढ़ना, खाना, देखना, बुलाना, आना, जाना, बेचना आदि। अब इसको हम उदाहरण के तौर पर लेते हैं। यहां पर क्या है? रमाकांत पुस्तक पढ़ता है। तो यहां पर जो है क्रिया क्या है? पढ़ना। और कर्म किसके द्वारा पूरी कर रहा है? वो पुस्तक के द्वारा। और रमाकांत क्या है? कर्ता। तो क्रिया भी आ गई, कर्ता भी आ गया, कर्म भी आ गया। और क्रिया का सीधा प्रभाव किस पर पड़ रहा है? कर्म पर। और कर्म पर जिस पर प्रभाव पड़ता है वो क्या कहलाती है? सक्रामक क्रिया। ये आपकी क्लास से आज मैं यहीं समापन करता हूं। कल जो है इसके भेद के बारे में पढ़ाऊंगा और आगे जो है रचना के आधार पर जो है क्रिया कितने प्रकार की होगी वो चीज़ें पढ़ाऊंगा।